इश्क की पहली मंजिल एपिसोड 4। रात के फंक्शन में वो गोल्डन एंड रेड कलर की मैक्सी पहने लंबे बालों को हल्का सा कर्ल किए वाकई कोई हूर लग रही थी। दाइम की नजरें बार बार उसकी जानिब उठ रही थीं, जो राबेल का हाथ पकड़े मम्मी के साथ खड़े उनकी फ्रेंड से मिल रही थी। ओए, शर्म कर ले कुछ, कितने लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, चल उधर को देख। अली ने उसकी कमर पे हाथ जड़ते हुए उसे सीधा किया। सारा ब्राइडल के पेरेंट्स नहीं आए पार्टी में? अदन के जाने के बाद सारा की दोस्त ने पूछा। वो एक पल को गड़बड़ा गई। नहीं तो आए हैं वो भी, मैं मिलवाती हूँ। अब मैं कुछ देर में तुम लोगों को भी मिलवाती हूँ, वो कहकर तलाल की जानिब बढ़ी। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तलाल उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बेगम साहिबा, आप अपने दिमाग पर जोर न डालें, मैं ऑलरेडी इंतजाम कर चुका हूँ, बस आप इंजॉय करें। और अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा वो शाम को आए थे मगर किसी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। ओके। सारा शुक्र करती वापस मुड़ गई। तभी दाइम उनकी तरफ आया। डैडी? हाँ बोलो। अदन की कोई तस्वीर मीडिया में नहीं जानी चाहिए प्लीज। उसकी बात पे तलाल ने घूर कर उसे देखा। तो तुम फिरो ना उसका दुमछल्ला बनकर। जैसे ही कोई फोटोग्राफर तस्वीर लेने लगते हैं उसकी गर्दन मोड़ देना। प्लीज डैडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके कहने पे उन्होंने एक लड़के को अपनी जानिब आने का इशारा किया। अहमद, पार्टी खत्म हो तो सब फोटोग्राफर्स के कैमरे चेक करना, घर की लेडीज की तस्वीर हरगिज बाहर नहीं जानी चाहिए। उनके कहने पे दाइम उन्हें मुस्कुराकर थैंक यू कहते हुए वापस मुड़ गया। अदन ने अब तक जोर से राबेल का हाथ पकड़ा हुआ था कि देखो, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा निकाह मेरे से नहीं हुआ, उससे हुआ है जो 1000 बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख चुका है। अब छोड़ दो मेरा हाथ, खुदा का वास्ता है, दर्द करने लग गया है। और थोड़ी सी जबान भी हिला लो वरना जंग लग जाएगा। जो विश कर रहा है उसे सिर्फ मुस्कुराहट से नवाज रही हो, बंदा 2 बोल शुक्रिया के ही बोल देता है। चलो आओ, तुम्हारे शौहर के हवाले करके आऊं तुम्हें, ताकि मुझे तो कोई सांस आए। नहीं, मैंने नहीं जाना वहां पे, प्लीज तुम मेरे साथ रहो। वो इतने लोगों को देखकर ही नर्वस हो गई थी। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई आकर उससे मिल रहा था। पागल हो गई हो, क्या सोचेंगे लोग, दुल्हा दुल्हन ही इतनी दूर खड़े हैं और वो देखो छिपकली हमें घूर घूर कर देख रही है। अगर वो यहाँ आ गई ना तो मैंने कोई नहीं बचाना तुम्हें। सो बेहतर है उसी के पास जाओ जिससे वो डरती है। उसका हाथ थामे जबरदस्ती उसे दाइम के पास लाई। ये लीजिए, संभालें अपनी बेगम को, मेरा तो हाथ तोड़ दिया है इसने। अगर ये सचमुच टूट गया तो मेरा तो कल को कोई रिश्ता ही नहीं आएगा। रहम करें मुझ पे थोड़ा सा। उसकी बात पे दाइम ने हंसते हुए अदन का हाथ थामा। राबेल शुक्र करती वापस हो ली। चल भाई सारिम बेटा, ये तो अब गया काम से। अब हम दोनों नीवे नीवे होकर किसी कुर्सी पे ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे तो कोई लड़की हमें लिफ्ट नहीं करवा रही। कितनी बदजौक लड़कियां हैं यहाँ पे। क्या फायदा हुआ तुम्हारा ब्यूटी पार्लर जाके मुंह रगड़वाने का। लड़कियां तो अब भी तुझे दूर से देखकर ही पीछे मुड़ रही हैं। चल तेरा तो माना, पर मैं तो इतना डिसेंट बंदा हूँ, यहाँ तो मेरी भी दाल नहीं गल रही। अली की बात पे उनका मुश्तरका कहकहा गूंजा। चलो तुम दोनों अब वहां जाके बैठो। अदन, आए मैं आपको अपने क्लाइंट्स की फैमिली से मिलवाता हूँ। वो उन दोनों को हुक्म देकर खुद अदन का हाथ पकड़े एक टेबल की जानिब बढ़ा, जहां बैठे शख्स ने उसे देखते ही दूर से हाथ हिलाया। हेलो जफर साहब, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अदन ने जफर साहब की बेगम से मुस्कुराकर हाथ मिलाया। वाओ ताइम भाई, आपकी वाइफ तो बहुत क्यूट है। ब्लैक साड़ी पहने उस औरत ने सताइश से उसे देखा। जाहिर है भाभी, मेरी वाइफ है, क्यूट तो होगी ना, उसने कहते हुए अदन के कंधे पे बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगाया। बावजूद उसके नर्वस होने के वो एलीट क्लास की इस पार्टी के तमाम तकाजे निभा रहा था। फोटोग्राफर्स धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहे थे। वो उसे साथ लिए एक एक फैमिली से मिलवा रहा था। हर कोई दाइम के हवाले से उसे इज्जत दे रहा था। वो जो ये सोचती थी कि कभी इस मुआशरे में सर नहीं उठा सकेगी, अब मुस्कुराकर हर किसी से मुबारकबाद वसूल कर रही थी। उसे फिर से इज्जत और मुकाम दिलाकर दाइम ने अपना किया वादा निभा दिया था। उसने तशक्कुर से उसकी जानिब देखा, तभी दाइम ने उसके कान में सरगोशी की। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। सारिम और अली चेयर्स पे बैठे, कोहनियां टेबल पे टिकाए, एक नजर सामने खड़े दाइम को देखते और दूसरी बार एक दूसरे को। सामी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ यार, नंबर अब तेरा था पर ले ये नमूना गया, और तू बेचारा सदा का छड़ा छांट मेकअप ही करवाता रह गया।
علی کی بات پہ سارم نے ہنستے ہوئے اسے زوردار دھپ رسید کی۔ جیسے ہی دائم ان کی طرف آیا علی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ بھائی، اب ٹک کر بیٹھ جا یہاں، اور کتنا پڑنا ہے، بھابھی بیچاری کا تو منہ ہی تھک گیا ہے مسکرا مسکرا کے۔ ادھر آ کے مر تاکہ کسی کو ہم دو غریب بھی نظر آئیں۔ ہماری طرف تو کوئی فوٹوگرافر بھی نہیں آ رہا۔ رابی تم بھی ادھر آ جاؤ۔ اس نے لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی رابی کو آواز دی۔ وہ سب اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں تیری پارٹی میں آنے کا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنی بڑی مکسڈ گیدرنگ میں بھی ہم سنگل ہی منہ لٹکا کے گھروں کو چل پڑے۔ بس بیٹا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تمہاری قسمت میں یہی سب کچھ لکھا ہے۔ تو چپ کر کے بیٹھا رہے۔ بھابھی آپ اس کی شریف سی شکل پہ مت جائیے گا، یہ ایک نمبر کا میسنا گناہ ہے۔ وہ دیکھیں نیہا بیچاری کیسے منہ لٹکا کے بیٹھی ہے، جیسے شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہو۔ بلکہ تم سب رکو، میں اسے یہیں لے کر آتا ہوں۔ بس کر، کیوں رنگ میں بھنگ ڈلوانا ہے؟ دائم نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لے یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آنا۔ آج تو گن گن کے بدلے لینے ہیں اس سے۔ تم رکو 1 منٹ میں اسے اب بھی لے کر آیا۔ وہ اس کو ہنستا چھوڑ کر ایک ہی جست میں نیہا کے پاس پہنچا۔ ہیلو نیہا، یہاں کیوں منہ لٹکا کے بیٹھی ہو؟ تم اکیلی بیٹھی تھی، میں نے سوچا میں ہی کمپنی دے دوں۔ میں ایسے ہی اچھی ہوں تمہاری کمپنی سے، وہیں جا کے بیٹھو جہاں سے آئے ہو۔ 2 ٹیبل چھوڑ کے بیٹھے اپنے دشمنوں کی ہنسی اور کہہ کہے اسے یہاں تک سنائی دے رہے تھے۔ علی اس کے ساتھ ہی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ دائم نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ، 3 سال تم سے منگنی رکھ کے اب شادی کسی اور سے کروا لی، بدتمیز نہ ہو تو۔ میرے سامنے نام مت لو اس شخص کا، نیہا نے غصے سے اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ہونا بھی یہی چاہیے تھا، دیکھو نا وہ دونوں ساتھ بیٹھے کتنے زبردست لگ رہے ہیں، ایک دم پرفیکٹ۔ بلیو می، میں نے آج تک اتنا نائس کپل کبھی نہیں دیکھا۔ تم خوش ہو نا اپنے بھائی بھابھی کی شادی پہ؟ تمہیں اتنا شوق ہے ان پہ کمنٹری کرنے کا تو وہیں جا کے کرو، میرا دماغ نہ کھاؤ ورنہ سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ اچھا، اتنی کالی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ ایسے ہی بیوٹی پارلر والی کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ جس طرح تمہاری حالت ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کل کو بریکنگ نیوز آئے گی۔ دائم تلال کی 3 سالہ پرانی منگیتر ان کی شادی کا صدمہ نہ سہتے ہوئے خالقہ حقیقی سے جا ملی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ لو، ایسے کیسے گیٹ آؤٹ؟ تمہارے بھائی بھابھی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اٹھو یار، ہماری ٹیبل پہ آؤ۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، تم ہی جاؤ اور میری جان چھوڑو۔ لو، میں اس مشکل وقت میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ اٹھو بھی، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے؟ بھائی بھابھی کی شادی پہ بہن منہ بسور کے ایک طرف بیٹھی ہے۔ بس کر دو علی، اس نے نہیں آنا، وہ دائم سے ڈرتی ہے اسی لیے نہیں آ رہی۔ سارم کی آواز پہ اس نے تپ کر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کسی بھول میں مت رہنا، کسی سے نہیں ڈرتی میں۔ آؤ تم بھی، وہیں جا کے بیٹھتی ہوں اب۔ علی پیٹ پکڑ کے ہنستے ہوئے اس کے ساتھ اپنی ٹیبل پہ آ گیا۔ وہ سارم کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تم کیوں اکیلی بیٹھی تھی؟ ہم یہاں اتنا انجوائے کر رہے ہیں تو کرو انجوائے، میں نے روکا ہے کیا؟ وہ سارم کی بات پہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ جی تو نیہا بی بی، آپ اپنے بھائی بھابھی کی شادی کی خوشی کو کن الفاظ میں بیان کرنا چاہیں گی؟ علی ٹیبل پہ آتے ہی پٹری سے اتر گیا، ہاتھ کا مائک بنا کے نیہا کے آگے کیا جس پہ اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ بس مجھے پتا چل گیا تمہیں بہت خوشی ہے، دیکھو یار کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ دونوں، ہے نا نیہا؟ اس کے کہنے پہ نیہا نے چپتی ہوئی نظروں سے عدن کو دیکھا جو دائم کے برابر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ پارٹی شروع ہوتے وقت جو خوف اور پریشانی اس کے چہرے پہ تھی اب اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ واقعی وہ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بس کر دو نیہا، کیوں ان بیچاروں کو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانی ہے کیا؟ ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، آج سے ہی تمہاری کالی نظر لگ گئی تو آئندہ کی زندگی کیسے گزرے گی؟ سارم بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ اگر تم دونوں نے دوبارہ اب کوئی بکواس کی تو میں اٹھ کے چلی جاؤں گی۔ نہیں، اٹھ کے کیوں جانا ہے، رکو ہم ایک سیلفی لیتے ہیں۔ علی نے دائم کا موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرہ آن کر کے سامنے کیا۔ چلو بھائی سب ادھر دیکھو۔ نیہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے اتنے اسمائلی فیس آ رہے ہیں اور ایک تمہارا سڑا ہوا منہ ہماری ساری تصویریں خراب کر دے گا۔ تو مت بناؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کے موبائل میں تصویریں بنوانے کا۔ ارے نہیں، یہ میرا نہیں ہے بلکہ تمہارے دائم بھائی کا موبائل ہے، بھلا وہ اپنی بیگم کی تصویر کسی اور کے موبائل میں جانے دے سکتا ہے؟ اچھا، اب اتنا جلنے بھننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو، میں نے تمہارے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ ہی سیلفی لے لی ہے۔ علی نے واپس فون دائم کو دیا۔ شکر کرو تمہاری نظر اس کے نیلے پیروں پر نہیں پڑی۔
सारिन ने बरवक्त जुमला बोल के नेहा को और तपा दिया। वैसे नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। लड़का इंग्लैंड में पढ़ता है, वेल सेटल्ड फैमिली है, अपना बिजनेस है, शादी के बाद तुम्हें भी इंग्लैंड ही ले जाएगा। शाम सवेरे फिर मौजा ही मौजा। क्या ख्याल है फिर? अली की बात का मतलब समझते ही सारिन ने जोरदार मुक्का उसकी कमर पे मारा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी करवा लो, यही बहुत है। मगर तुम्हें लड़की देनी किसने है? खुद ही कहीं रुखसत होके जाना पड़ेगा। नेहा ने भी जले दिल के फफोले फोड़े। लो, मेरी तो अब मिनटों में हो जानी है। वो देखो सामने कैसी लड़कियां मेरी अम्मी के गिर्द डेरा डाले बैठी हैं। ये सब यकीनन मेरे बारे में ही पूछ रही हैं। रहा सारिम तो इसकी किस्मत में शादी है ही नहीं। ये बेचारा तो अब 70 हूरों की आस पे बैठा है। बस पीछे तुम ही बचती हो, और तुम भी मेरा मशवरा नहीं मान रही। वैसे तुमने अपने भाई भाभी की दावत कब करनी है? शट अप, मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, मान लिया मैं और सारिम तुम्हारे भाई नहीं हैं, पर दाइम को भाई कहना तो अब हक बनता है ना। वरना भाभी सिर्फ देखने में ही मासूम है, ये ना हो कि तुम्हारी यहीं बैठे बैठे कटिंग कर दें। सारिम प्लीज, तुम मुझे घर छोड़ आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अली की टर टर से तंग आकर उसने सारिम से कहा। वाह भाई वाह, यानी कि दाइम के किनारे लगते ही तुमने पार्टी बदल ली। पर किसी भूल में न रहना, सारिम हमारा बीबा बच्चा है, उस पे लाइन मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अली की बात पे उसने सारिम के आगे रखा सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठा के अली को दे मारा। वो बरवक्त उछल के पीछे हुआ। तेरा बेड़ा तर्ज है, तुम तो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है तुम्हें इस शादी की हद से ज्यादा खुशी हुई है। फिर क्यों ना एक गाना हो जाए। तुम्हारे मुंह से तो खुशी के मारे अल्फाज ही नहीं निकलेंगे, चलो मैं ही गाता हूँ। बताओ भाई सारिम, कौन सा गाना गाएं? सारिम ने उसके कान में कुछ कहा। पहले तो वह हंस हंस कर दोहरा हो गया। यू आर ग्रेट सारिम, यही गाता हूँ। दाइम, याद रखना ये खास तौर पे नेहा की तरफ से तुम्हारे लिए है। जैसे ही उसने सुर बखेरे, नेहा के अलावा सबके मुंह से हंसी के फवारे फूट पड़े। और डीजे नु बुलवा दो, साडे वीर दी वेडिंग है। एक तो गाने के अल्फाज और साथ अली के स्टाइल, सब ने इतनी जोरदार कहकहा लगाया कि इर्द गिर्द की टेबल्स वालों ने उन्हें पीछे मुड़ मुड़ के देखा। नेहा ने राबी के आगे बड़ा ग्लास उठाकर उसको मारा, मगर पहली बार की तरह यह निशाना भी खता हो गया। नेहा जलती बुनती हुई उठकर चली गई। उनके पुरजोर कहकहे पे एक फोटोग्राफर मुतवज्जा होकर जैसे ही कैमरा लिए उनके जाने बढ़ा, दाइम ने उसे सर के इशारे से मना कर दिया। ओ भाई, वो तेरी तस्वीर लेने नहीं आया था, वो तो मेरी जानिब आया था, ये सोचते हुए कि मेरे साथ कोई हसीना बैठी है। अब उसे क्या पता ये तो सारिम है, जिसने आज ऐसे मुंह छीला हुआ है कि लड़कियों को भी पीछे छोड़ गया है। हेलो भाई फोटोग्राफर, माना ये हमारी कुड़ियों की शक्ल का मुंडा है, मगर ये लड़की हरगिज नहीं है। उसकी बात अदन और राबेल की आंखों में हंस हंस कर पानी आ गया। अब तुम्हें तीसरा ग्लास मैंने उठा के मारना है और मेरा निशाना हरगिज नहीं चूकना। सारिम ने बेचारी सी शक्ल बना के कहा था। नहीं ना सारिम, मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें गले लगाकर एक तस्वीर बना ही लेनी चाहिए। देखना कितनी आवाजें आएंगी। व्हाट अ नाइस कपल। वाओ अली, तुम्हारी बीवी कितनी क्यूट है। सारिम ने वहीं बैठे बैठे 4-5 मुक्के मारकर अली की कमर तोड़ दी। खुदा खुदा करके रात के 3 बजे पार्टी खत्म हुई। अदन और राबी फौरन ही सबको बाय कहते उठकर चली गई, मगर अली ने सुबह तक दाइम और सारिम को हिलने न दिया। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, आओ मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो और सारिम जैसे ही अली से जैसे तैसे जान छुड़ाकर अंदर आए, सामने ही तलाल से टकरा हो गया। खैरियत क्या हुआ? वो उनके साथ आकर बैठ गया। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने डिले करवाया था वो मैं साइन कर चुका हूँ। अब तुम्हें अच्छे से बिजनेस की समझ आ गई है, सो मैं नहीं चाहता अब ये मजीद डिले हो, इसीलिए मैंने उसे साइन कर लिया है और कल को मीटिंग है सिंगापुर में। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें उससे। तुम्हारी सीट मैं कंफर्म करवा चुका हूँ। आज शाम 5 बजे की फ्लाइट है। 10 दिन का स्टे होगा। टोटल 3 मीटिंग्स हैं और तीनों में मुझे फुल रिस्पॉन्स चाहिए। अभी रेस्ट करो कुछ देर। सारिम तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ आएगा। अपनी बात के इख्तिताम पे उन्होंने दाइम को देखा, जिसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आर यू सीरियस? तो इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? यानी कि मैं आज ही चला जाऊं, आज शाम 5 बजे? इतनी जल्दी? क्या मतलब इतनी जल्दी? जो तुम चाहते थे वो सब हो चुका है, अब अपनी रूटीन में वापस आओ। डैडी,
یہ کیا کیا آپ نے؟ اٹس ناٹ فیئر. آپ نے اگر بھیجنا تھا تو بھابھی کو بھی ساتھ بھجوا دیتے. گھوم پھر ہی لیتے دونوں. سالم سے بھی یہ ظلم برداشت نہ ہوا. گھومنے پھرنے کو ساری عمر پڑی ہے، لیکن ایک بار یہ کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی واپس نہیں ملے گا. اب جاؤ تم جا کر ریسٹ کرو. وہ آف موڈ کے ساتھ کمرے میں آیا. ادن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی جیولری اتار رہی تھی. وہ آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتا ہوا پیچھے آ کر کھڑا ہوا. کیسی لگی پارٹی؟ بہت اچھی. میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا ہے. وہ خاموشی سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا. کیا ہوا؟ میں سنگاپور جا رہا ہوں 10 دنوں کے لیے. آج شام کی فلائٹ ہے. اس نے صوفے پہ بیٹھے شوز اتارتے ہوئے کہا. کیا؟ سنگاپور؟ خیریت ہے؟ آج شام ہی؟ میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے. آپ نے مجھے پہلے تو نہیں بتایا. مسکراتا چہرہ ایک دم مرجھا گیا. بدقسمتی سے مجھے خود بھی ابھی 10 منٹ پہلے ہی پتا چلا ہے. ڈیڈی بنا حد کرتے ہیں یار. بجائے اس کے کہ مجھے 10 دنوں کی آفس سے چھٹی دیں اور گھومنے پھرنے کے لیے بھیجیں، نیا آرڈر جاری کر دیا. حیرت ہے. خیر ڈیڈی تو پھر ڈیڈی ہیں. بچے ڈونٹ وری، وہاں سے واپس آتے ہی سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ بنواؤں گا تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی سین ہو تو مجھے آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہ جانا پڑے. حالانکہ جانا میں اب بھی نہیں چاہتا، بٹ میٹنگ بھی ضروری ہے. وہ کوٹ اتارتا اس کی جانب مڑا جو ابھی بھی رات والے ڈریس میں مرجھایا ہوا چہرہ لیے کھڑی تھی. آپ کو تو مجھ سے زیادہ شوق لگ گیا ہے. واقعی یار ڈیڈی نے ظلم کی انتہا ہی کر دی. میں کیسے رہوں گی یہاں پہ؟ اس کے کہنے پر دائم کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آئی. آپ پر آہستہ آہستہ میرا اثر ہوتا جا رہا ہے. ویری گڈ. اچھا پلیز رونا مت، صرف 10 دن کی ہی تو بات ہے، چھٹیوں میں گزر جائیں گے. ڈائن نے اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر فوراً ٹوکا. اچھا ایسا کریں، میرے کچھ فارمل ڈریسز پیک کریں، کوشش کروں گا جلدی واپس آ سکوں. اگر ڈیڈی مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ہرگز آپ کو چھوڑ کے نہ جاتا. لیکن پھر بھی اب مجھے یہ ٹینشن تو نہیں ہوگی کہ آپ فلیٹ پہ اکیلی ہیں. آئی نو ممی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بٹ آہستہ آہستہ ہو جائیں گی وہ بھی نارمل. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. میں سالم سے کہہ کے جاؤں گا، آپ کا خیال رکھے گا. بلکہ علی سے بھی کہوں گا رابی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں چھوڑ جائے. اچھا میں شاور لے لوں؟ آپ میری پیکنگ کریں، پھر تھوڑی سی ریسٹ بھی کرنی ہے. مجھے 2 راتوں سے ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا. وہ مسکراتے ہوئے اس کا کھلا منہ بند کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا. میں ہرگز بھی نہیں رکوں گی، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں. آپ نے مجھے سمجھا کیا ہوا ہے؟ جانتی بھی ہیں آج کیا کیا ہے پارٹی میں ان سب نے مل کر میرے ساتھ. اور آپ چاہتی ہیں میں پھر سے آپ کے پاس رک جاؤں؟ سارا نے جیسے ہی نیہا کو رکنے کے لیے کہا وہ پھٹ پڑی. میں بور ہو جاتی ہوں گھر میں بیٹھ کر، اسی لیے تمہیں روک رہی ہوں. حیرت ہے، اب تو آپ کی بہو بھی آ گئی ہے. اب بھی آپ کی بوریت ختم نہیں ہوگی. نام مت لو میرے سامنے اس کا. پوری پارٹی میں اسے کیسے برداشت کیا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں. اتنی شرمندگی ہوئی مجھے اپنی فرینڈس کے سامنے جب وہ پوچھ رہی تھیں کہ اس کے پیرنٹس کہاں ہیں. اتنی مشکل سے ان سب کو مطمئن کیا. دائم کو کہا بھی تھا تلال نے کہ اس کے پیرنٹس کو انوائٹ کرو، مگر اس نے ہماری سنی ہی کب ہے. آگے سے کہہ دیا آج کل مصروف بہت ہیں، آ نہیں سکیں گے، بعد میں انہیں انوائٹ کروں گا. اچھا پلیز اب تم مت جاؤ، جس کی وجہ سے تم نہیں رک رہی ہو وہ تو سنگاپور جا رہا ہے 10 دنوں کے لیے. کیوں؟ تلال نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے اسی سلسلے میں. وہ بھی جا رہی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، اس کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. وہ ادھر ہی رہے گی، اسی لیے تو تمہیں روک رہی ہوں. موقع اچھا ہے. سارا نے مسکراتے ہوئے کہا. آہا پھر تو مزہ آ جائے گا. ایک بار یہ جائے تو صحیح. اوکے پھر یہی رکتی ہوں میں. سارم کو آتے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئی. نیہا، پارٹی میں آنے والے سارے مہمان جا چکے ہیں، تم کیوں نہیں گئی اب تک؟ اب پھر سے ڈیرا نہ ڈال لینا یہاں پہ پلیز. کیوں؟ تمہیں کوئی تکلیف ہے میرے رکنے پہ؟ میری خالہ کا گھر ہے، جب تک چاہے رکوں گی. بھولو مت اب یہ خالہ کے ساتھ ساتھ خالہ کی بہو کا بھی گھر ہے. یاد نہیں کیا کہا تھا کل دائم نے؟ اس نے کہتے ہوئے نیوز چینل آن کیا. ممی ویسے آپ کو ڈیڈی کو روکنا چاہیے تھا. سراسر ظلم ہے یہ. بیچارے دائم کو شادی کے دوسرے ہی دن سنگاپور بھیج رہے ہیں، کم از کم بھابھی کو ہی ساتھ بھیج دیتے. تمہارا کیا خیال ہے اب وہ ساری زندگی شادی ہی انجوائے کرتا رہے؟ کام نہیں کرنا اس نے. اور میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا بلا وجہ اس لڑکی کی فیور مت کیا کرو. وہ ممی کی بات پہ کان بند کیے اسکرین کی جانب دیکھنے لگا. خالہ اس نے واپس کب جانا ہے؟ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اسے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرا گھر ہے، تم نکلو یہاں سے. جب دیکھو یہیں پہ آ کر بیٹھی رہتی ہو. کبھی اپنے گھر سے بھی روٹی کھا لیا کرو. What's your problem سارم؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے. پہلے تو کبھی اتنا نہیں بولے. یو مین تم کل سے مجھے دیکھ رہی ہو؟ لے بھائی علی صحیح کہتا ہے، دال کالی ہوتی جا رہی ہے. بائی دا وے میری زبان ہے، میں یوز کروں یا نہ کروں؟
1 महीने से मुंह बंद करके बैठा हुआ हूँ, कोई होता ही नहीं है मेरे से बातें करने वाला। पर अब कोई टेंशन नहीं, अब तो मैंने भाभी से दोस्ती कर ली है, कम से कम अब कोई तो होगा मुझसे बात करने वाला। सारा ने उसे गुस्से से देखा। एक कम नहीं है तुम्हारी भाभी की जी हुजूरी को, उसे तो कल से कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। रही सही कसर अब तुम पूरी कर दो, वो तो वैसे ही हवाओं में उड़ रही होगी इतने हमदर्द पाकर। सारिन ने मम्मी की बात पे गौर से उन्हें देखा। मम्मी, अदन मुझे बिल्कुल अनाया जैसी है, बेहतर होगा आइंदा आप कोई फतूर अपने दिमाग में ना लाएं। वह सख्त नजरों से उन दोनों को देखता हुआ रिमोट फेंक कर अपने कमरे में चला गया। शाम तक वो नक्सक से तैयार आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। अपना ख्याल रखिएगा और सिर्फ कमरे तक महदूद रहने की जरूरत नहीं है। उम्मीद तो नहीं मुझे कि नेहा अब दोबारा कोई गड़बड़ करेगी, फिर भी उसके मुंह मत लगना। और फोन पे कांटेक्ट में रहिएगा मेरे साथ। वो अपनी फाइल्स बैग में रखते हुए उसे साथ साथ हदायत दे रहा था। फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा रह गया है, अब मुझे चलना चाहिए। अदन का दिल जोर से धड़का। मिस करेंगी ना मुझे? उसके इतना कहने की देर थी, अदन के आंसू छलक पड़े। कम ऑन यार, आप ऐसे रोएंगी तो मैं सारा रास्ता डिस्टर्ब रहूंगा। कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन की तो बात है। इससे पहले कि मैं डैडी के फैसले के खिलाफ जाकर उनसे अपने लिए जन मुरीद का लकब सुनूं, प्लीज मुझे जाने दें। उसने उसके गिर्द बाजू हाइल करके उसे अपने साथ लगाया। क्या लाऊं आपके लिए वहां से? हाँ, अदन ने आंसू पोंछते हुए नफी में सर हिलाया। यू मीन मैं खुद आ जाऊं, यही काफी है ना? चले आए, मुझे बाहर तक तो छोड़ कर आए। वो उसका हाथ हमें नीचे लाउंज में आया। नेहा को देखते ही चौंका। ये गई क्यों नहीं अब तक? सारिम से मिलते हुए सरगोशी में पूछा। वो कहती है दाइम के जाने के बाद मैंने अपनी भाभी से दोस्ती कर लेनी है, इसीलिए नहीं गई। सारिम की बात पर वो हंसते हुए डैडी के पास आया। मैं सिर्फ आपके कहने पे जा रहा हूँ, अदन की जिम्मेदारी आपको सौंप कर। उसका ख्याल रखिएगा, वो बहुत डिस्टर्ब है। बेटे की परेशानी देखकर वो होले से मुस्कुराए। डोंट वरी, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। डैडी के बाद वो सबको हाथ हिलाते आखिरी नजर उस पर डालकर सारिम के हमरा बाहर चला गया। सामी, एक बार अली को फोन कर देना, राबी को यहाँ छोड़ जाए 1-2 दिन के लिए। उसका फोन ऑफ जा रहा है अभी। ओके, और तुम भी ख्याल रखना कोई गड़बड़ ना हो। ओ भाई, तुम चुप करके अपना काम करके वापस आओ, वो बिल्कुल ठीक रहेगी, कुछ नहीं होगा। रही नेहा, उसे मैं खुद ही सीधा कर दूंगा। उसमें और मम्मी में कोई खिचड़ी पक रही है, मुझे नजर रखनी पड़ेगी उन दोनों पे, मगर तुम फिक्र ना करो। बस जल्दी से काम निपटा कर वापस आने की तैयारी करो। रोज की रोज तुम्हें अपडेट करता रहूंगा मैं। वो उसे मुतमईन करता एयरपोर्ट पे सी ऑफ करके वापस आ गया। आज बहुत दिनों बाद नवाब आलिम के घर का दरवाजा खटका। सामने खड़ी औरत को देखकर जैसे किसी ने उन पर अंगारे फेंक दिए थे। वो दरवाजे से हट गई। परवीन चच्ची शर्मिंदा सी अंदर अम्मा के पास आई। तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? ये देखने आई हो कि मैं मर गई हूँ या नहीं? ना आपा, ऐसे ना कहीं, मुझे माफ कर दें। वो रोती हुई अम्मा की चारपाई पे बैठ गई। तुम जानती हो ना मेरी बेटी कहाँ है? अब तो आस भी खत्म हो गई है उससे मिलने की। देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ पे है? वो जिंदा तो है ना? चच्ची ने तड़प कर उनके हाथ पकड़े। पापा, मैं खुद नहीं जानती वो कहाँ है। सारा कसूर मेरा है। काश मैंने जहांगीर की तरबियत अच्छे से की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे नहीं पता था वो इतना गंदा निकलेगा। अपने ही खानदान की इज्जत पे हाथ डाल लिया उसने। मुझे पता होता तो मैं पाताल से भी अदन को निकाल कर ले आती, मगर मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बेटे को तो पता है ना वो कहाँ है। अम्मा के कहने पर वो दुपट्टा मुंह पे रख कर रो पड़ी। आपा, वो इस काबिल नहीं रहा कि कुछ बता सके। मैंने उसे बहुत मारा है, बहुत पूछा है उससे, मगर वो अपने होशो हवास में नहीं है। अपने अब्बा की वफात के दिन ही वो गायब था। 2 दिन बाद नबील को किसी का फोन आया कि एक गाड़ी जहांगीर को टक्कर मार के गुजर गई है। वो अस्पताल है। वहां 1 हफ्ता रखने के बाद नबील उसे घर लाया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके दिमाग पे असर हुआ है। ऊपर से सर में लगने वाली चोट से वो बिल्कुल ही इर्द गिर्द से गाफिल हो गया है। बस कर दें चची, आपकी इस कहानी पे मुझे यकीन नहीं आया। सही सही बताएं, कहाँ छुपा बैठा है वो नामर्द? अब्दुल्ला बेटा, मैं सच कह रही हूँ। कौन सी ऐसी बदनसीब माँ होगी जो अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कह दे? वो रोती हुई नवाब आलिम के पास आई। भाई साहब, मुझे माफ कर दें, मैं आप लोगों की गुनाहगार हूँ। मैं जानती हूँ मेरी माफी अदन को वापस नहीं ला सकती, फिर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मीर आलिम आखिरी वक्त में भी रोते हुए गया था। खुदा के लिए उसको माफ कर दें ताकि उसकी रूह को चैन आ जाए। मैं जानती हूँ मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, सारा कसूर ही मेरा है, पर
آپ میرا یقین کریں، مجھے نہیں پتا عدن کہاں ہے۔ نواب عالم نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دل کڑا کر کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جاؤ، میں نے تمہیں اور میر عالم کو معاف کیا، مگر یہ مت سمجھنا میں کبھی جہانگیر کو معاف کر دوں گا۔ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھ سے دور کیا ہے، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ میر عالم کی وفات کے بعد جہانگیر گھر سے نکل کر سیدھا محجبین کے پاس گیا، جو اسے دیکھتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی کہاں ہے جسے میں اس دن تمہیں دے کر گیا تھا؟ محجبین کے دماغ کی سوئیاں فوراً اس پوائنٹ پر پہنچیں اور ماتھے پہ تیوری آ گئی۔ کون سی لڑکی؟ بکواس مت کرو میرے ساتھ، ابھی مجھے 10 دن نہیں ہوئے اسے یہاں چھوڑے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں نہیں جانتی تم کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہو، جو بھی ہو تم نے اسے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آئی کوئی لڑکی واپس نہیں جاتی، بھول گئے ہو کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر وحشیوں کی طرح محجبین کا گلا گھونٹا۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، بلاؤ اس کو، کہاں ہے وہ، ورنہ یہی ختم کر دوں گا میں تمہیں۔ محجبین کی آنکھیں ابل پڑی۔ وہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے گلے کو دبائے جہانگیر کے ہاتھ کانپ گئے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کہاں بھیجا ہے تم نے اس کو؟ اس کی بولی لگ گئی ہے، کوئی لے گیا ہے اس کو۔ گرفت ڈھیلی ہونے پر وہ فوراً پیچھے ہٹے۔ کون لے گیا ہے اس کو؟ ایڈریس بتاؤ مجھے اس کا، کتنے میں بیچا ہے اسے تم نے؟ اس کی اونچی آواز سن کر محجبین کے خیر خواہ فوراً اکٹھے ہوئے۔ اپنی اوقات نہ بھولو، آواز نیچے رکھ کے بات کرو۔ یہاں پہ آئی کوئی لڑکی واپس نہیں جاتی، اب نکلو یہاں سے اور آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھ سے؟ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، محجبین کے چیلوں نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس کو اتنا مارو کہ آئندہ یہاں آنے کا راستہ بھی بھول جائے۔ لڑکی واپس چاہیے اس کو۔ وہ ہنکارا بھرتے ہوئے اندر کی جانب مڑ گئی۔ وہاں جمع ہوئے لوگوں نے مار مار کر جہانگیر کو باہر نکال دیا۔ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے وہ آدھی رات کو قبرستان آیا اور تازہ بنی قبر کے پاس بیٹھ کر ہچکیوں سے رو پڑا۔ ابا، کیوں چلے گئے آپ ہمیں اکیلا چھوڑ گئے؟ ساری زندگی میں نے آپ کی نافرمانی کی، کبھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ابا، میں اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنے ہاتھوں اپنے ہی خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ کیوں کر دیا میں نے ایسا؟ کیوں میں اتنا اندھا ہو گیا کہ صحیح اور غلط میں فرق بھی نہ کر سکا؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ۔ ابا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو محبت کرتا تھا اس سے، کیوں اسے وہاں پہ چھوڑ آیا؟ ابا، ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، تایا جان کی دی ہر سزا بھگت لوں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا، مگر خدا کے لیے ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ ابا، کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کچھ تو کہا ہوتا، مجھے مار ہی لیا ہوتا، اف تک نہ کرتا میں، مگر ایسے دور تو نہ جاتے۔ میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے اپنے قدموں پہ اٹھنے کے قابل میں نہیں رہا۔ ابا، ایک بار معاف کر دیں۔ میر عالم کی قبر پہ سر رکھے وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے رات کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ ساری عمر جس باپ کی نافرمانی کی، آج اس کی جدائی پہ دل کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ساری رات وہ ان کی قبر پہ بیٹھا روتا رہا، صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑا۔ ابا، میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا، ہر حال میں واپس لاؤں گا اسے۔ وہ اسی طرح روتا ہوا شہر جانے والی سڑک پہ مڑ گیا۔ سارا دن وہ پاگلوں کی طرح سڑک پہ پھرتا رہا۔ چادر لپیٹی ہر عورت پہ اسے عدن کا گمان ہوتا۔ شام نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سڑک کراس کر رہا تھا جب نشے میں دھت کسی رئیس زادے کی گاڑی نے زوردار ٹکر مار کر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ خود میں لت پت پڑے وجود کو لوگوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا۔ اس کے موبائل پہ مسلسل نبیل کی کال آ رہی تھی۔ کسی راہگیر نے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا۔ 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد اسے ہوش آیا، مگر وہ صرف ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بہت بڑا شوق لگا تھا اور اوپر سے سر میں لگنے والی چوٹ سے ذہن متاثر ہوا تھا۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد نبیل اسے گھر لے آیا۔ گھر میں جو چیز اسے نظر آتی وہ توڑ پھوڑ دیتا۔ نبیل نے اسے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ سارا دن بس وہ ایک ہی جملہ اونچی آواز میں دہراتا رہتا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ گاؤں واپس آ گئے۔ اس دن بھی وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ نبیل گھر میں موجود نہیں تھا۔ اپنے جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پروین چچی کا دل زخمی ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جہانگیر، میری جان، ادھر آ، ماں کے پاس بیٹھ آ کے۔ مگر وہ انہیں دھکا دیتا بیرونی گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ شام تک نبیل نے پورا گاؤں چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ دوسروں پہ ظلم کرتا ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے۔ اس نے صرف رسی ڈھیلی کی ہے، مگر وہ کسی شے سے غافل نہیں ہوا۔ اگر آج ایک شخص کسی کی بیٹی بہن کو جھانسے میں لا کر اسے رسوا کر دیتا ہے
تو اسے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب اس کی اپنی بہن اور بیٹی ماتھے پہ یہی لیبل لگوائے گھر کی دہلیز پہ واپس آ جائے گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں 90% کیسز میں مرد ہمیشہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ پہلے وہ صرف وقت گزاری کے لیے نادان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ اس طرح کے مرد ان لڑکیوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، وہ صرف سودے بازی کرتے ہیں، اور اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا ہنر، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ اور نادان لڑکیاں ان مردوں کے دو میٹھے بولوں کے پیچھے اپنا سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ دوسروں کی نادانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے جو اس دنیا میں لازمی ہو کر رہے گا۔ آج سڑکوں پہ پھرتے بکھرے بالوں اور پھٹے ہوئے کپڑوں والے اس شخص کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جہانگیر عالم ہے جس نے کبھی اپنے کپڑوں پر ہلکی سی گرد برداشت نہیں کی، مگر کسی کی آہ اس کا سب کچھ اجاڑ گئی۔ وہ سارا غرور اور اکڑ مٹی میں مل گیا تھا۔ قسمت مغرور لوگوں کو ان سے زیادہ مغرور لوگوں سے ضرور ملواتی ہے، صرف ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے۔ یہ قدرت کا ایک مشغلہ ہے۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے، صرف سارم ہی ان سے نان سٹاپ باتیں کرتا، نیہا اور سارا بات پہ بات طنز کرتی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ تنگ آ کر اس نے کمرے سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب بھی سارم کے کہنے پہ عظمیٰ اسے نیچے بلا کر لائی تھی۔ کیا بھابھی، آپ بھی سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہیں، بور نہیں ہوتی؟ دائم ہی گیا ہے، ہم سب تو یہاں پہ ہی ہیں نا۔ میں نے سوچا تھا آپ آ گئی ہیں، اب ہم سارا دن باتیں کیا کریں گے، مگر آپ تو نیچے ہی نہیں آتی۔ کیا دائم آپ کو بولنے سے منع کر کے گیا ہے؟ اس کے کہنے پہ عدن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھیں، نیہا کتنی بار پوچھ چکی ہے بھابھی نیچے کیوں نہیں آتی، مجھے ان سے دوستی کرنی ہے۔ سر کھا لیا ہے اس نے میرا پوچھ پوچھ کے۔ کانٹے سے پائن ایپل منہ میں رکھتی نیہا نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ہیلو نیہا، کیسی ہو تم؟ اس نے مسکرا کر نیہا سے پوچھا۔ تم سے تو اچھی ہی ہوں۔ ہاں، یہ بات ذرا تم دائم کے سامنے کہنا، پھر وہ بتائے گا تمہیں۔ سارم نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں دائم سے ڈرتی ہوں؟ غلط نہیں، بالکل صحیح فہمی ہے۔ یہ تو مجھے اس روز پتہ چل گیا تھا جس روز بھابھی گھر آئی تھی۔ سارم نے ہنستے ہوئے اسے وہ دن یاد دلایا۔ نیہا کا چہرہ تپ گیا۔ بھابھی، آپ کی کوئی دوست بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں تو ہے، رابل، تو پھر اسے ہی بلوا لیا کریں۔ اس طرح خاموش بیٹھنے سے منہ میں جالے پڑ سکتے ہیں۔ بلکہ لائیں مجھے دیں اپنا فون، میں ہی اسے بلاتا ہوں۔ سارم نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رابی کا نمبر بلایا۔ ہاں بولو عدن، خیریت؟ رابی کی آواز آئی۔ ہیلو رابی، میں سارم بات کر رہا ہوں، تم آج آ سکتی ہو ہماری طرف؟ کیوں؟ بھابھی بور ہو گئی ہیں، تم ہی انہیں آ کر کمپنی دے دو، اور مجھے تم سے ایک بات بھی کرنی ہے۔ کون سی بات؟ تم آؤ گی تو ہی بتاؤں گا نا۔ اوکے، میں 1 گھنٹے میں آتی ہوں۔ آ رہی ہے کچھ دیر تک۔ اس نے فون عدن کی جانب بڑھایا۔ تم نے اس سے کیا بات کرنی ہے؟ نیہا نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے اسے کہنا ہے تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھے، عمر نکلتی جا رہی ہے تمہاری۔ خلاف توقع اس کی بات پہ تپنے کی بجائے نیہا نے مسکراتے ہوئے ترچھی نظروں سے عدن کی جانب دیکھا۔ میری فکر نہ ہی کرو، مجھے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اپنی جگہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ کہہ کر سارا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سارم کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی، شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ وہ جو سارا دن ممی کے ساتھ جڑی ان کے کان میں خسر پھسر کرتی رہتی ہے اور سارم کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتی ہے، اس سب سے وہ پہلے ہی الرٹ ہو چکا تھا، لیکن اب نیہا کی بات نے شک پہ مہر لگا دی تھی۔ پھر کیسا لگا میرا پلان؟ سارا نے جب نیہا کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ خالہ، آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یاد ہے انکل نے کہا تھا ان کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکی ہیں، اور وہ محترمہ یہاں آنے سے پہلے اس کے فلیٹ پہ تھی۔ میرا نہیں خیال ہماری یہ پلان کامیاب ہوگا۔ وہ جو بات کھل کے نہیں کر رہی تھی، سارا نے اسے سمجھ کر کہا لگایا۔ نیہا سویٹ ہارٹ، جو نظر میرے پاس ہے نا، وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ تم دیکھنا، تیر بالکل نشانے پہ بیٹھے گا۔ دائم نے آتے ہی اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نہ نکال دیا تو میرا نام بھی سارا نہیں ہے۔ اس گھر میں صرف اور صرف تم آؤ گی، تمہاری جگہ میں کسی کو نہیں لینے دوں گی۔ سارا کی بات پہ نیہا نے ان کے گلے میں بازو حائل کیے۔ آئی لو یو خالہ، اگر آپ کو پورا یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کی دوست کر دے گی نا کام، یہ نہ ہو وہی منع کرتے اور سارا پلان چوپٹ۔ میرے بہت سے احسانات ہیں اس پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ سارا تلال کو انکار کرے۔
खाला वो सब तो ठीक है, मगर दाइम, क्या वो यकीन कर लेगा? नेहा ने एक और पहलू उठाया। क्यों नहीं करेगा? जब सबूत उसके हाथ में होगा खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। अब तो आंखें तरस गई हैं वो सीन देखने को। सारा साथ साथ नाखूनों पे नेल पेंट के मुख्तलिफ शेड्स का कोट कर रही थी। चलो अभी से रेडी हो जाओ, तलाल के आने से पहले हमने वापस आना है, तब तक मैं भी तैयार हो लूं। उनके कहने पे वो फौरन खुशी खुशी तैयार होने चल दी। 1 घंटे बाद राबेल मेन गेट से नमूदार हुई। सनग्लासेस बालों में अड़सते लाउंज में आई, जहां सारिम पहले से उसके इंतजार में बैठा था। थैंक गॉड तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम क्यों इंतजार कर रहे थे? अदन कहाँ है? भाभी अपने कमरे में है, तुम पहले इधर आकर बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सारिम की तफसीली बात सुनकर उसके चेहरे पे परेशानी के साए लहराए। ओह गॉड, ये लड़की बिल्कुल पागल है। तुम रुको, मैं अभी देखती हूँ जाकर। वो अफसोस से सर हिलाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। बाहर कौन सा कर्फ्यू लगा है जो तुम अंदर मुंह घुसेड़े बैठी हो? आते ही दरवाजा लॉक करके उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसने कपड़ों की तह लगाकर अलमारी में रखे। तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? चाहती क्या हो तुम? बच्ची हो क्या जब मुझे तुम्हें एक एक बात समझानी पड़े? क्या हो गया है? क्या तुम्हें भी नेहा ने आते ही मेरे खिलाफ भड़का दिया है? वो हैरत से उसे देखती बाकी कपड़े टेबल में उठा रही थी। इतनी जरूरत नहीं है उस छिपकली की कि मेरे मुंह लग सके। वो सिर्फ उन्हीं के सामने बोलती है जो तुम्हारी तरह आगे से गूंगा बहरा हो। छोड़ो उन सबको, यहाँ आकर बैठो और मेरी बात सुनो। राबी ने उसे पकड़कर सामने बिठाया। ये बताओ, तुम्हें किसी ने इनाम दे देना है क्या, जो सारा दिन कमरे में बंद रहती हो? 10 दिन के लिए गए हैं दाइम भाई, हमेशा के लिए नहीं चले गए। बाहर क्यों नहीं निकलती हो तुम? पता है अभी सारिम ने मुझे क्या कहा है? वो कहता है तुम पूछो जाके क्या मसला है, भाभी हमारे पास आके क्यों नहीं बैठती। अब बताओ क्या कहूँ मैं उसे कि कौन सा चिल्ला काट रही हो तुम अच्छे से जानती हो मैं क्यों नहीं जाती बाहर। नेहा और आंटी बात बात पे शुरू हो जाती हैं। मैं तो किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी वो बात नहीं आती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो। वाह भाई, क्या कहने हैं तुम्हारे, यानी कि तुम उस छिपकली से डर रही हो। अदन, ये तुम्हारा घर है यार, नेहा का नहीं है। अब तुम मैरिड हो, अपनी तरजीहात को पहचानो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में। मैं तो हैरान रह गई जब सारिम ने बताया नेहा पार्टी के बाद अपने घर ही नहीं गई, बल्कि यहीं बैठी हुई है। खुद सोचो क्या मकसद हो सकता है उसका। क्यों इतने दिनों से वो यहाँ पे मौजूद है? इतनी इंसल्ट की है उसकी सबने, मगर वो फिर भी इतनी ढीठ है, वापस तक नहीं गई है। और तुम सब कुछ छोड़ के कमरे में बंद बैठी हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी सास के नजदीक तुम एक नापसंदीदा हस्ती हो। पार्टी में देखा था ना उनका रवैया, उसका बस चले तुम्हें एक दिन इस घर में ना गुजारने दे। यू नो, अभी सारिम ने मुझे कहा है कि नेहा और आंटी के दरमियान कुछ चल रहा है, और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें इस घर से निकालने के मंसूबे बना रही हैं। अगर तुम इसी तरह खामोशी से बैठी रही ना, तो वो दाइम के आने से पहले तुम्हारा पत्ता इस घर से साफ कर देंगी। ये दोनों बहुत शातिर औरतें हैं, इनसे बच के रहो। आज भी नेहा इस घर में आने के ख्वाब देख रही है। उसे दाइम से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ इस स्टेटस और शान शौकत के लिए पागल हो रही है जो दाइम की बीवी की हैसियत से तुम्हें मिला है। सारा आंटी ने तो हमेशा उसे यहाँ लाने का सोचा था, लेकिन किस्मत के खेल को कौन जानता है। अगर तुम इस तरह उनकी बातें खामोशी से सहती रही, फिर उनका रास्ता तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा ना। कुछ होश के ना खुलो। क्यों तुम्हारी मत मारी हुई है? एक बार वो तुम्हें इस घर से निकाल दें तो बताओ कहाँ जाओगे तुम? कोई और ठिकाना है तुम्हारा? ठीक है, तुम आंटी के सामने मत बोलो, वो बड़ी है, मगर ये नेहा कौन होती है तुम्हें बात पे बात टॉर्चर करने वाली? एक बार तुमने उसे ढंग से अपनी हैसियत बाबर करवाई होती तो दोबारा जरूरत ना होती उसकी कि तुम्हारे सामने कुछ भी बोले। मगर तुम्हें शायद अपनी इज्जत नफ्स अजीज ही नहीं है। शौहर तुम्हारा तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिर रहा है, सारिम तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, अंकल ने कभी कोई अच्छी बुरी बात नहीं की है, एक आंटी ही बचती है ना। क्या तुम उनका भी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकती? जानती हो वो सिंगापुर जाते हुए एक एक बंदे को तुम्हारा ख्याल रखने को कहकर गया है। मीलों दूर बैठकर भी उसे सिर्फ तुम्हारी टेंशन है। अली के इतनी बार कहने के बावजूद मैं तुम्हारे पास नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि अपने मसले तुम खुद हल करो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। मगर तुम तो हद से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। मेरा तो ख्याल है मुझे उसे फोन करके कह देना चाहिए कि भाई आप अपना सुकून से काम करो, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, क्योंकि तुम्हारे आने तक तो तुम्हारी बेगम का इस घर से हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? उसका दिल लरस गया। वो परेशानी से उसकी बात सुन रही थी। गलत नहीं कह रही मैं,
देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, उनकी चालों को उन्हीं पे उलट दो। ये घर तुम्हारा है, तुम मालकिन हो इसकी। सारिम की जब शादी होगी तो वो अपनी बीवी को इंग्लैंड ले जाएगा, यहाँ मम्मी का सर दबाने को नहीं छोड़ेगा। सो ये घर आज भी तुम्हारा है और कल को भी तुम्हारा ही रहेगा, अगर तुम अक्ल से काम लो। जब तुम्हारा जीना मरना इस घर में है तो क्यों अंदर छुप के बैठी हो? कौन सा गुनाह किया है तुमने? अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ पे सिर्फ अंकल का हुक्म चलता है और अंकल ताबेदार शौहरों की तरह आंटी की हर बात मानते हैं और आंटी का दिमाग नेहा के कब्जे में है। यानी इनडायरेक्टली इस घर में अगर कुछ गलत हो तो उसमें किसी न किसी तरह नेहा का हाथ ज़रूर होता है। अगर तुम इस घर में कदम जमाना चाहती हो तो सबसे पहले अंकल को अपनी साइड पे करो, उनसे बातें करो, फरमाबरदार बहू की तरह उनसे चाय पानी पूछो। वो इन सब के आदी नहीं है, मगर जब तुम ये सब करोगी तो उन्हें खुद आदत पड़ जाएगी। उनसे सियासत पे बात करो, मुखालिफिन की 2-4 बुराइयां कर देना, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है? अभी वो तुमसे बेशक बात नहीं करते, मगर कब तक? जब तुम उनसे हर चीज़ डिस्कस करोगी तो कम से कम वो चुप का लेबल तो मुंह पे नहीं लगाएंगे ना। फिर देखना तुम्हारी सास कैसे जल कर कोयला होगी। और सारिम से फ्रैंकनेस बढ़ाओ, वो तो ऑलरेडी तुमसे फ्री है। एक बार किसी टॉपिक पे बात शुरू करके देखना, लड़ी वो खुद ही टूटने नहीं देगा। मुलाजमीन के काम पे नज़र रखो, घर में जो मेहमान आए उससे अच्छे तरीके से मिलो, उनको अपनी बातों से इतना इम्प्रेस करो कि अगली बार वो आकर सबसे पहले तुम्हारा ही पूछें। नेहा की एक बात के जवाब में आगे से 10 सुनाया करो, देखना वो छिपकली कैसे सर पे पाँव रखकर यहाँ से भागेगी। आंटी सिर्फ अंकल के कहने पर कुछ दिनों के लिए घर में रुकी हुई हैं। घर के मामलात में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, सो बेहतर है उनकी नाक के नीचे हर चीज़ अपने अंडर कर लो। अभी से सब कुछ संभाल लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है, वरना मैं लिख के देती हूँ, दाइम के आने से पहले वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। उसके तो अब आए दिन टूवर्ड्स रहा करेंगे, कभी इस मुल्क तो कभी उस मुल्क। जब वो जाया करेगा तुम इसी तरह डर कर कमरे में बैठ जाया करोगी। तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि खुद को प्रोटेक्ट कर सको। इस क्लास में मूव करना सीखो यार। ये बातें मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, रोज़ रोज़ नहीं बताऊंगी। इतनी कॉमन सेंस तो हर लड़की में होती है, तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आ रहा है तुम पे। और ये क्या सर झाड़ मुँह फाड़ हुलिया में बैठी हुई हो? तुमसे अच्छी तो उज़्मा है, कम से कम बन संवर के तो रहती है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, ये दुनिया मासूम लोगों को जीने ही नहीं देती। क्यों तुम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हो? राबेल की सारी बातें उसके दिल में उतर रही थीं। फिर अब क्या करूं मैं? वह मुश्किल आंखों में आई नमी को वापस धकेल कर पूछा। सबसे पहले उठो, शावर लो और अच्छे से ड्रेसअप होकर नीचे आओ। अगर आइंदा तुम नेहा से डरी या उसकी बात के जवाब में आगे से कुछ ना कहा तो देखना मैं क्या हाल करूंगी तुम्हारा। अब 10 मिनट में फ्रेश होकर नीचे आओ, मैं नीचे जा रही हूँ। और जो बातें मैंने कही हैं उन पे अमल भी करो, वरना तुम्हारा बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल होने में टाइम नहीं लगेगा। राबी उसे कहकर नीचे चली गई। सारिम अभी भी लाउंज में बैठा उसके नीचे आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ ज़्यादा ही लंबी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तुम लोगों की? कुछ समझ भी आया भाभी को या नहीं? ब्रेन वॉशिंग कर दी है मैंने उसकी। उम्मीद है अच्छे नतीजे सामने आएंगे। तुमने वापस कब जाना है? जाना तो मैंने आज कल में ही था, मगर डैडी ने कहा है अभी एक माह रुक जाओ, खतरा टल जाए फिर जाना। हाँ बस तुम्हारी बार उन्हें खतरा नजर आ रहा है, दाइम की बार कोई खतरा नहीं था, बेचारे को इतनी दूर भेज दिया। अरे नहीं, डैडी ने तो उसे भी कहा था बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाओ, मगर उसने कहा नो प्रॉब्लम डैडी, मेरी बीवी की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। हाय, उसकी बात पे नेहा तो जल भुन गई होगी। तो और क्या, बेचारा मम्मी और नेहा को देखते हुए अलतू जलाल तू पढ़ता गया। राबी, मुझे मम्मी के तेवर ठीक नहीं लग रहे, कहीं अब वो मुझे दाइम की जगह कुर्बानी का बकरा ना बना दे। तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ बिल्कुल है, ये छिपकली, इससे करवा लो और प्लीज़ उसे अपने साथ ही ले जाना ताकि अदन भी कुछ रिलैक्स हो सके। उसकी बात पे सारिन ने बुलंद आवाज़ में अस्तगफार पड़ा। वैसे राबी, इंग्लैंड बहुत ज़बरदस्त है। होगा मुझे क्या, मुझे अपने मुल्क से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं है। उसने मुहिब्बे वतन होने का पूरा पूरा सबूत दिया। तो मैंने कब कहा इंग्लैंड मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ है? अपने मुल्क की तो बात ही कुछ और है। मैं तो घूमने फिरने के लिए कह रहा हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हें वहाँ पे एक एक जगह घुमाऊँगा। बात मुकम्मल करने के बाद वो राबी के सामने पड़े क्रिस्टल वास को देखते हुए एहतियात के मारे उठकर दूसरे सोफे पे मुंतकिल हो गया। उसकी बात पे राबेल के दिमाग की सुइयां मुकम्मल क्लॉकवाइज घूमी। खड़े होकर कमर पे हाथ रखे कड़े तेवरों से उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो,
तुम ही मुझे मम्मी के अताब का निशाना बनने से बचा सकती हो। प्लीज़, मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। दोबारा ऐसा सोचा भी तो। तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था क्या? क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं सारी उम्र तुम्हारे भाई के बकौल 70 हूरों की आस में बैठा रहूं? क्या सारिम तलाल का इस दुनिया की खुशियों पे कोई हक नहीं? खबरदार, अगर तुमने ये बात किसी और से की, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो नेहा तुमसे बहुत ज़्यादा बुरी है। मुझे कम बुरे लोग ही पसंद है। बस अब मैंने सोच लिया है, इट्स फाइनल। शट अप। जहाँ से आए हो ना वहीं वापस लौट जाओ और साथ इस छिपकली को लेकर जाओ। आइंदा मैं हरगिज़ तुमसे बात नहीं करूँगी। तुम ना करना, अब मैं बात करूँगा तुमसे। नहीं, बल्कि तुम्हारे घर वालों से। बल्कि मैं तो चाहता हूँ 1 मंथ बाद हम लोग इकट्ठे इंग्लैंड जाएं। आओ आओ, तुम भी आओ। वहाँ क्यों रुक गई हो? सुनो ये क्या कह रहा है। बस अब ये मेरे हाथों नहीं बचेगा। अदन जो राबेल के तेवरों को देखकर सीढ़ियों पे ही रुक गई थी, हैरत से नीचे आई। क्या हुआ है, क्यों शोर मचा रही हो? पूछो इससे ये क्या बक रहा है। तौबा तौबा, अभी मुझे कह रही थी कि अगर किसी और से बात की तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। अब कैसे खुशी खुशी भाभी को बता रही हो? कितनी चालाक हो तुम। भाभी आप इधर आए। सिंपल सी बात है, मैं शादी करना चाहता हूँ। दाइन मेरे से 3 साल छोटा है, उसकी हो गई है, क्या मेरी नहीं हो सकती? इससे अच्छी बात और क्या होगी? आप दोनों सहेलियां इकट्ठी हो जाएं और नेहा से हमारी जान छूट जाए। कहिए कैसा ख्याल है? मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूंगी, निकाल दो अपने जहन से इस ख्याल को। राबेल अदन को पीछे करती खुद उसके सामने आ खड़ी हुई। ठीक है, तुम ना करना, मैं तुमसे कर लूँगा। अब तो कोई एतराज़ नहीं है ना? नेहा कोफ्त से उनका शोर सुनती कमरे से निकली। कि क्या तुम सब ने शोर मचाया हुआ है? आहिस्ता नहीं बोल सकते? जीन्स के साथ वाइट कलर की शर्ट पहने, गले में रंग बिरंगी माला लटकाए, वो माथे पे तेवरी लिए खड़ी थी। आइए आइए नेहा बीबी, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। सारिम तलाल अनकरीब घोड़ी चढ़ने वाला है। सारिम ने दूर खड़ी नेहा को खुशखबरी सुनाई। नहीं सारिम भाई, ऐसा नहीं। नेहा तुम्हारे दूसरे भाई की भी शादी होने वाली है। उसकी बात पे उन तीनों ने झटका खाकर अदन की तरफ देखा। राबी और सारिम फौरन ही हैरत के झटके से निकलकर हंस हंस कर सोफों पे गिर गए। एग्जैक्टली भाभी, एग्जैक्टली। नेहा, खुलवाओ बोतलें और बुलवाओ डीजे को, तुम्हारे दूसरे वीर की भी वेडिंग है। जबकि नेहा अभी तक हैरानी से अदन को देख रही थी, जो उसे मुकम्मल इग्नोर किए सारिम और राबी का पूरा पूरा साथ दे रही थी। राबेल की डांट का असर वाज़ेह था। ये वो अदन तो नहीं थी जो उसकी बातें सुनकर खामोशी से उठकर चली जाती थी। वो हैरत से उसे देखती सारा को बुलाने चली गई। वेरी गुड, बस इसी तरह रहना है, किसी भूल चूक की गुंजाइश नहीं है अब। नेहा के जाते ही राबी ने उसका कंधा थपक कर उसे दाद दी। अब जब अंकल आए तब भी इसी तरह रहना। वापस अपने हॉल में सिमटने की ज़रूरत नहीं है, फिर देखना सब कुछ सेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। वो उसे आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो? सारिम तक जब उनकी आवाज़ ना पहुंची तो उसने बेचैनी से पूछा, तुम्हें क्या, हम जो मर्जी करें, तुम अपने काम से काम रखो। राबी ने हूँ करके उसे देखा था। भूलो मत, यह मशवरा तुम्हें मैंने ही दिया था, सो सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है। चलो मुझे मिले या तुम्हें, बात तो फिर एक ही है ना। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ बात ना करना मेरे से। तभी सारा बाजू में मैचिंग हैंड बैग लटकाती हुई बाहर आई। हेलो राबेल, कैसी हो बेटा? हाय आंटी, आई एम फाइन, आप कैसी हैं? उसने खड़े होकर सारा के गाल के साथ गाल मिस की। अस्तगफिरुल्लाह। मुंह पे हाथ रखे सारिम की बुड़बुड़ाहट बाजियाँ सुनाई दी। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, ये नेहा ने कुछ शॉपिंग करनी है, सो इसीलिए। तुम बैठो। ओके, सी यू। वो मुस्कुराहट उछालती बाहर की जानिब बढ़ी। नेहा भी उनके पीछे हो ली। उस पर जल्दी से लंच की तैयारी करो, टाइम होने वाला है। लाउंज से कदम बाहर रखती नेहा ने पीछे मुड़कर उसे देखा, जो उस्मा को हुक्म देकर अब मुस्कुराते हुए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रही थी। अदन की बात पे सारिम को जो खांसी स्टार्ट हुई, वो फिर राबी का क्रिस्टल वास की तरफ बढ़ता हाथ देखकर ही रुकी। ये इसे एक ही दिन में क्या हो गया है? नेहा उलझते हुए उसे देखती सारा की तरफ बढ़ी, जो उसे आवाज़ें दे रही थी। वो सब तो ठीक है, मगर कोई मसला ना हो जाए। शुमाइला यानी सारा की दोस्त ने सारी बात सुनने के बाद परेशानी से उन दोनों को देखा, जो रिलैक्स अंदाज में बैठी उसे मखमसे में डाल गई थी। क्यों मसला होगा? तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। सारा एक बार फिर सोच लो, ये कोई मामूली स्टेप नहीं है। अगर कोई इंक्वायरी हो गई तो? कमाल करती हो तुम भी। हमने कौन सा ये केस अदालत में लेके जाना है जो इंक्वायरी होगी? सारा ने नखुवत से कहा। आंटी आप प्लीज़ वो करें जो खाला ने आपसे कहा है। डरने या घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप पर कोई बात नहीं आएगी।
नेहा ने शमाइला के हाथ पे हाथ रखकर तसल्ली दी। ओके, नाम क्या है उस लड़की का? अदन। नहीं नहीं, अदन दाइम, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस आधे घंटे तक काम हो जाएगा। ओके, हम लोग वेट कर रहे हैं यहीं पर, तुम आओ वापस जल्दी। वो सारा की बात पे सर हिलाती कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद तलाल ने घर में हाजिरी दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। राबेल ने उन्हें देखते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन। और मुर्तज़ा कैसा है? काफ़ी दिन हो गए उससे मुलाकात हुए। डैडी भी बिल्कुल फिट हैं, बस बिजी बहुत हैं, उन्हें तो घर आने का भी टाइम नहीं मिलता, इसीलिए तो पार्टी में भी नहीं आए। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई सी, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ फिर लगाऊंगा चक्कर, काफ़ी देर हो गई है उससे मिले। श्योर, व्हाई नॉट। जी जी डैडी, आप बस जल्दी से फ्री हों फिर हम सब इकट्ठे चलेंगे, दाइम भी आ जाएगा, तब तक आसानी रहेगी। आखिरी फिक्रा वो मुंह में ही बुड़बुड़ाया। सारिम की बात पे राबेल ने आंखें घुमाकर उसे देखा, जो तलाल के साथ बैठा मुस्कुराते हुए चैलेंजिंग अंदाज में उसे ही देख रहा था। डैडी, पानी पीने? अदन के पानी लाने पर उन दोनों ने मुस्कुराहट छुपाने को मुंह पे हाथ रखा। तलाल ने पानी पीकर ग्लास वापस रख दिया। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्होंने सारिम से पूछा, जबकि जवाब बहू की तरफ से आया। डैडी, वो नेहा और मम्मी बाहर गई हैं। क्यों? नेहा ने शॉपिंग करनी थी इसीलिए। ओह नो, इतनी बार सारा से कहा है अभी ठहर जाएं, घर में कुछ दिन सिक्योरिटी ली है साथ, या वैसे ही चली गई हैं? रिलैक्स डैडी, मम्मी को बेशक जान अजीज ना हो मगर नेहा को अपनी ज़िंदगी बड़ी अजीज है। हालांकि उसे किसी ने मार के क्या लेना है, मगर वो बगैर सिक्योरिटी के कदम भी बाहर नहीं रखती। सारिम के बात पे वो मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की जाने बढ़े। डैडी, आप चाय पियेंगे या लंच ही लगवाऊं? अदन की बात पे अब की बार तलाल ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं चाय नहीं, अब लंच ही करेंगे, वो कहकर कोट के बटन खोलते कमरे में चले गए। वेल डन भाभी, वेल डन। आपकी ये परफॉर्मेंस टाइम देख लेना तो उससे तो 3 दिन तक होश ही नहीं आएगा। सारिम की बात पे हंसते हुए वो किचन में मौजूद उज़मा से लंच का कहने लगी। डैडी, कल वाले धमाके के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? किसने करवाया ये? मुझे तो मुखालिफ पार्टी की साजिश लग रही है। उसने बिरयानी की डिश तलाल की जाने बढ़ाते ब्रैकेट राबेल की हदायत पे पूरा अमल करते नॉर्मल से अंदाज में कहा। ऑफ कोर्स उन्होंने ही करवाया है। मीडिया इस चीज़ को शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन बात तो साफ जाहिर है, जलसा होने से 10 मिनट पहले धमाका क्या मायने रखता है। वो चाहते ही ये थे कि हम जलसा ना करें। अदन ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। एग्जैक्टली, सिर्फ 3 तो दिन है पीछे। इस तरह एक दिन में एक ही जगह पे 2 धमाके, वो भी सिर्फ आधे घंटे के फ़र्क से, इससे कारकुनों में बहुत खौफ व हरास फैल गया होगा। ज़ाहिरी बात है, जान से ज़्यादा तो कुछ अजीज़ नहीं होता, मगर कब तक करेंगे ये ऐसी हरकतें? हमारी जीत अटल होगी इंशाअल्लाह। राबेल और सारिम लंच करते हुए ससुर और बहू के दरमियान होने वाली गुफ्तो शनीद सुन रहे थे। बेगानगी की ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगी, राबेल को यकीन था। डैडी, दाइम तो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा इस बार, सारिम ने कहा। हाँ, मुझे खुद अफसोस है, एक वोट ज़ाया हो गया। चलें, दाइम नहीं है, भाभी तो है ना, वोट तो फिर पूरे हैं हमारे। तलाल ने उसकी बात पे सर हिलाया। अंकल, एक बार नेहा से भी कंफर्म कर लेना, कहीं वो मुखालिफ पार्टी की तरफ ही ना हो। राबेल की बात पे आज बहुत दिनों बाद तलाल का पुरजोर कह कहा घर में गूंजा था। भाई तुम लोग क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? वो अकेली तुम सब पे भारी पड़ जाएगी। नो नो डैडी, हरगिज़ नहीं, अब हम सब एक पार्टी हैं, आप, भाभी, दाइम, राबेल और मैं। हम पांचों एड़ी चोटी का जोर लगाकर नेहा को यहाँ से निकाल देंगे। उनके कह कहे पर घर में दाखिल होती सारा और नेहा ने हैरानगी से सबको देखा। सारा मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आई। सब खैरियत है? मम्मी, आपका वेट कर करके हमने लंच स्टार्ट कर दिया, आए आप भी ज्वाइन करें। किसी के बोलने से भी पहले बहू की तरफ से आने वाले जवाब पे सारा की पेशानी शिकन आलूद हो गई। नो थैंक्स, अभी मूड नहीं है मेरा। उन्होंने कहते हुए तीखी नज़रों से उसे देखा, जो अब फ्रूट ट्राइफल तलाल के सामने रख रही थी। नेहा को अपने पीछे आने का इशारा करके वो अपने कमरे में चल दी। राबेल की नज़रें उनके खाली हाथों की तरफ थीं, जहाँ कोई शॉपिंग बैग मौजूद ना था। कमरे में आते ही नेहा ने ज़ोर से बैग ज़मीन पे मारा। देख रही हैं आप इसको? कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं हो रही है? कल तक तो मुंह में ज़बान भी नहीं थी, आज क्या हो गया है? और अंकल को देखा था कैसे हंस रहे थे। उसने आते ही फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर दी। बी रिलैक्स, सिर्फ कुछ दिन रहते हैं दाइम के आने में, उड़ने दो उसको, जितना भी उड़ना है। जितना ऊंचा उड़ेगी उतनी ही बुलंदी से ज़मीन पे आएगी। पता नहीं आप कैसे रिलैक्स बैठी हैं, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। कैसे बन ठन के फिर रही हैं वो। प्लीज़ नेहा,
जब उसका इंतज़ाम कर चुके हैं फिर क्या मसला है? जस्ट दाइम का वेट करो, उसके आते ही सब कुछ ख़त्म। सारा ने कहते हुए हाथ छड़े। ओके, फिर उसे संभाल कर लॉकर में रखें। नेहा ने उनके पास पड़े पर्स की जानिब इशारा किया। नहीं, लॉकर में तलाल के बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम उसे अपने पास रखो, मैं ले लूँगी फिर। ठीक है। शाम तक राबेल उसकी जानिब से मुतमईन हो गई। बस अब मुझे यकीन है तुम इसी तरह हर चीज़ को कवर कर लोगी। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलती हूँ, अम्मी ने कहा था जल्दी आना, अब तो शाम हो गई है। तुम कैसे जाओगी? आओ मैं छोड़ आता हूँ। सारिम ने फ़ौरन पेशकश की। बहुत शुक्रिया, मेरा ड्राइवर आ रहा है। तुम उस नेहा को छोड़ आओ, यही एहसान अजीम होगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कैसे ड्राइवर के साथ भेज सकता हूँ? सारिम ने खुद पे सदमाती कैफियत तारी करते कहा। शट अप, चुप करके बैठे रहो, मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना तुम। तभी मुलाजिम ने ड्राइवर के आने की इत्तला दी। जा रही हूँ मैं, और आइंदा कभी इस घर में नहीं आऊँगी। हाँ हाँ, हरगिज़ ना आना, जब तक मैं तुम्हें ढोल बाजों के हमरा लेने ना आऊँ। बाहर में जाओ तुम। वो कहकर पैर पटकती हुई चली गई। सारे दिन की परफॉर्मेंस के बाद वो रात को थकी हुई कमरे में आई ही थी कि फ़ोन की ट्यून बजने लगी। स्क्रीन पे उभरता नाम देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है? ये सारिम क्या बता रहा है मुझे? जवाब में ताइम को उसकी हंसी सुनाई दी थी। वो जानती थी सारिम ने उसे क्या बताया होगा। क्या बताया है सारिम ने? वो कह रहा है भाभी फुल फॉर्म में आई हुई हैं। एक तो ये सारिम भाई के पेट में कोई बात नहीं रहती। आदि, इस नाम पे अदन की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। वो जिस दिन से गया था उसे इसी नाम से बुला रहा था। अब भी उसके इस तरह पुकारने पर मीलों दूर बैठी अदन की हथेलियों में पसीना उतर आया था। जी? प्लीज़ नेहा के मुँह मत लगो, उसे किसी का एहसास नहीं है। वो सबको एक ही तरह डील करती है। मैं नहीं चाहता आपको कोई भी नुकसान पहुँचे। प्लीज़ मेरे आने तक अपना ख्याल रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिला वजह परेशान मत हो। मैं आपके लिए परेशान नहीं होऊंगा तो कौन होगा? उसके कहने पे अदन की आंखें नम हो गईं। हाँ, बस डैडी के साथ फ्रैंक रहना। वो गुस्से वाले लगते हैं मगर हैं नहीं। एक बार मुझे आ लेने तो, बस कुछ दिन रह गए हैं, फिर जो चाहे करती रहना। कब तक आएंगे आप? मेरा बस चले तो अभी उड़ के आ जाऊं। बस आई नो, उड़ के आने के बाद डैडी के जूते खा के मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर है काम ख़त्म करके आऊं। बस कुछ दिन हैं। ओके, चलें अब आप सो जाएं, मुझे कल की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। सुबह बात होगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स, सेम टू यू। अदन ने सारे उसके अल्फाज के जवाब में फ़कत एक जुमला कहा, आई मिस यू सो मच। उसके अब की बार बोले जाने वाले फिक्रे पे वो खामोश रही थी। इसके जवाब में भी सेम टू यू कह देती तो क्या हो जाता। दाइम की हुफ्की भरी आवाज़ आई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। उसने मिस यू के जवाब में ये कहकर हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया। दिन गुजर रहे थे। तलाल और उसके दरमियान हाई बेगानगी की दीवार में सुराख होने शुरू हो चुके थे। अब भी तलाल बाहर जाने के लिए तैयार खड़े न्यूज़ चैनल पे आती अपडेट्स को देख रहे थे। शर्फू, मेरे कमरे से रेड कवर वाली फाइल लेकर आओ, टेबल पे पड़ी है। उन्होंने वहीं खड़े खड़े शर्फू को आवाज़ दी। ये लें डैडी। कुछ देर बाद अदन हाथ में फाइल थामे उन तक आई। तुम रहने देती, मैंने शर्फू से कहा था। वो नहीं है यहाँ पे। आप इंतज़ार कर रहे थे इसीलिए मैं ले आई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसने फाइल उनके जाने बढ़ाई। थैंक यू बेटा। तलाल मुस्कुराते हुए उससे फाइल पकड़कर बाहर चले गए। उसने फाते नज़रों से सारिम के जाने देखा जो बड़े गौर से पंजाबी गाने सुनते हुए उसे थम्स अप कह रहा था। अदन के रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करने पे उसने फौरन दुहाई दी, अरे वही चलने दें वरना मैं हार जाऊंगा, मुझे ये सारे लाजमी याद करने हैं। क्यों? उसने हैरान होकर पूछा। अली ने कहा था अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हारी शादी हो गई तो टप्पे गा गा के हमने दुल्हन वालों को हरा देना है, मगर अब तो वो खुद दुल्हन की तरफ होगा, इसीलिए मुझे याद करने दें कहीं हम लोग पीछे न रह जाएं। उफ अल्लाह, बाकी अली को बहुत गाने आते हैं। उसने हंसते हुए कहा, तो और क्या, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे याद करने दें। आपने ये सियासी टॉक शो देख कर क्या करना है, वापस लगाएं उधर। एक लफ्ज़ नहीं पता मुझे सियासत के बारे में। डैडी से बात करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो हो ना मेरे पास इसके मुतल्लिक। अब ज़रूरत नहीं है, अब डैडी हमारी तरफ हो गए हैं, अब बस वही गाना लगाएं। मैंने एक टप्पा याद कर लिया है। सारिम ने फखर से कॉलर अकड़ाए। कौन से वाला? दूध कड़ के मलाई हो गया, दूध कड़ के मलाई हो गया, हुन मेरा ब्याह करा दो, मुंडा पढ़ पढ़ के सिपाही हो गया। उसके कहने पे अदन का पहली बार जिंदगी से भरपूर कहकहा तलाल हाउस में गूंजा था। वाह, जबरदस्त।
اس نے تالی بجا کر داد دی۔ شکریہ شکریہ، یہ میرے دل کے سب سے بڑے کھانے کی آواز ہے۔ تبھی سارا عظمیٰ کو اسٹرابری شیک کا کہتی ہوئی ان کی جانب آئی۔ چہرے پہ ہمہ وقت رہنے والی مسکراہٹ عدن کو ہنستا دیکھ کر فوراً غائب ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ممی، ہم سالم بھائی کی شادی میں گانے کے لیے ٹپے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں تمہاری ممی کیسے ہوئی؟ آج کے بعد مجھے ممی مت کہنا، وہ کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ جب آپ دائم کی ممی ہیں تو ان کے حوالے سے میں بھی آپ کو ممی ہی کہوں گی۔ سارا نے اس کے جواب پہ سلگ کر اسے دیکھا۔ تبھی نیہا ان کے کان کے قریب آئی۔ یہ حوالہ زیادہ دیر نہیں رہنا ممی جی۔ نیہا کے کہنے پہ ان کے چہرے کے زاویے ڈھیلے پڑ گئے۔ بھابھی، آپ ممی کو بے شک ممی مت کہیں مگر مجھے سالم ہی کہیں۔ جتنی آپ مجھے عزت دیتی ہیں اتنی تو کبھی کسی نے نہیں دی۔ ایون میری ہونے والی بیوی بھی مجھے تم کہتی ہے۔ اس کی بات پہ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ کون سی ہونے والی بیوی؟ نو نو، اٹس اے ٹاپ سیکرٹ ممی، ابھی نہیں بتانا میں نے۔ بھابھی، آپ بھی کسی کو نہ بتانا۔ اوہ، تو اب تم ماں کی بجائے اس کل کی آئی لڑکی سے ٹاپ سیکرٹ شیئر کرنے لگے ہو۔ سارا کے کہنے پہ عدن کا چہرہ پھیکا پڑا۔ بالکل، کیونکہ یہ کل کی آئی لڑکی میری بہن پہلے اور بھابھی بعد میں ہے۔ بھابھی، دائم کو بھی نہ بتانا، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ اس کی بات پہ نیہا طنزیہ مسکرائی۔ اور کتنے سرپرائز دینے ہیں تم لوگوں نے دائم کو؟ وہ تو پہلا سرپرائز دیکھتے ہی ڈھہ جائے گا، باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ نیہا کی بات پہ سارا نے فوراً سختی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کیوں، تم نے ایسا کون سا سرپرائز دینا ہے اسے؟ سالم نے اچنبھے سے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی کی جیت، اس سے بڑا بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کیا؟ سارا نے فوراً سے بات سنبھال کے نیہا کو گھور کے دیکھا جو زبان پھسلنے پر کھسیانی سی ہو گئی تھی۔ آج الیکشن تھے۔ طلال پچھلے 2 دنوں سے گھر نہیں آئے تھے اور اب سب بے چینی سے نیوز چینلز پہ آنے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتا رہے ڈیڈی جیت گئے ہیں؟ اوپر سے فون بھی آف جا رہا ہے۔ ڈیڈی کا آدھے گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ بھائی ظاہری سی بات ہے، غیر سرکاری نتائج میں بھی تو ہماری ہی پارٹی آگے ہے۔ فائنل رزلٹ بھی ڈیڈی کے حق میں ہی ہوگا۔ عدن نے چہرہ ہتھیلی پہ رکھے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا۔ میرا خیال ہے تم لوگ جاؤ اپنے اپنے کمرے میں، میں اور نیہا ویٹ کرتے ہیں دلال کا، اور کچھ دیر میں وہ شاید آ جائیں۔ سارا نے بالخصوص عدن کو کہا جو یہاں بیٹھی کسی طور برداشت نہیں ہو رہی تھی انہیں۔ کیوں ممی، ہم ڈیڈی کو مبارکباد دیے بغیر ہی چلے جائیں؟ بھابھی، آپ نے بھی نہیں جانا، بس ڈیڈی آنے والے ہوں گے۔ تبھی نیوز اینکر کے منہ سے حتمی نتائج کا اعلان سنتے ہوئے ان سب کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ او مائی گاڈ، گریٹ ڈیڈی، گریٹ، واو۔ سالم خوشی سے جھومتے ہوئے اسکرین کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو بھابھی۔ بس ڈیڈی آ جائیں، اب کہاں رہ گئے ہیں؟ فون بھی بند جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے 2 گھنٹے تک ان کی نظریں لاؤنج کے دروازے کی طرف تھیں جہاں سے ڈیڈی کے آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سالم نے پھر سے کال کی۔ کچھ دیر بعد طلال کی آواز آئی، آ رہا ہوں یار، آ رہا ہوں۔ Congratulations ڈیڈی، I can't tell you how much happy I am۔ تھینک یو بیٹا، میں بس پہنچنے لگا ہوں۔ چلو بھائی سب، ڈیڈی آ گئے ہیں۔ وہ چاروں اس وقت لان کے قریب کھڑے ان کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ رہے تھے۔ طلال خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ باہر نکلے۔ سالم دوڑ کر ان کے گلے لگا۔ اوہ ڈیڈی، یو آر گریٹ، کانگریچولیشنز۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ سالم کے بعد عدن ان کے پاس آئی۔ بہت بہت مبارک ہو ڈیڈی۔ طلال نے سالم کی طرح اسے بھی ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔ سارا اور نیہا بھونچکا کے رہ گئی۔ حیرت سے ایک دوسرے کو تکتی ان دونوں نے بمشکل مسکرا کر کانگریٹس کہا۔ سالم، دائم کو کال کر دینا، اس کی کال آئی تھی، میں سن نہیں سکا۔ اوکے، میں ابھی کرتا ہوں۔ طلال فریش ہو کر صرف آدھے گھنٹے بعد ہی واپس چلے گئے۔ جیت کا جشن منا کر وہ 2 دن بعد ابھی گھر لوٹے ہی تھے کہ دائم کی کال آ گئی۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ مینی کانگریچولیشنز۔ تھینک یو سو مچ یار۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ نہیں، سب اچھے سے ہوا۔ گڑبڑ کرنے والے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ دیٹس گریٹ۔ کیسی طبیعت ہے پھر فائق لگاری کی؟ امید تو ہے ایک ہارٹ اٹیک تو آ ہی گیا ہوگا۔ میں نے FIR درج کروا دی تھی مگر اس کے کچھ پالتو جانوروں نے پہلے ہی اسے خبر کر دی تھی۔ کل وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کا بہانہ کر کے آسٹریلیا کے لیے فلائی کر گیا ہے، مگر کب تک بھاگے گا؟ واپس تو اس نے ادھر ہی آنا ہے۔ اور اسد، وہ کہاں گیا؟ اس کے خلاف FIR نہیں ہے، وہ صرف اپنے باپ کا ہیلپر ہے۔ سیاست میں اس کا نام نہیں ہے، نہ ہی وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا، سو اس کو جیل بھجوانا فضول ہے۔ ویسے بھی اب ہمت نہیں ہے اس میں ہمارے خلاف جانے کی۔ اوہ آئی سی۔ تم سناؤ، میٹنگ کیسی رہی؟
मीटिंग्स 2 हो गई हैं और जैसा आप चाहते थे वैसा ही रिस्पॉन्स मिला है। हमें डबल बल्कि ट्रिपल प्रॉफिट होगा उससे। बस एक मीटिंग रह गई है, वो आज शाम है और मैं 2 दिन बाद की बजाय कल ही वापस आ रहा हूँ। वेरी गुड। मैं सारिम से कहता हूँ तुम्हें पिक कर लेगा। आप घर में किसी को ना बताइएगा, मैं सरप्राइज दूंगा। तुमने जिसे सरप्राइज देना है उसे नहीं बताऊंगा, बाकियों को तो बता लेने दो। तलाल की बात पे उसका कहकहा गूंजा था। एज यू लाइक, आपका हुक्म सर आंखों पे। डैडी? हाँ बोलो। आई लव यू सो मच। उसके लहजे की नमी को तलाल मीलों दूर बैठे भी महसूस कर सकते थे। आई लव यू टू माई सन, आई लव यू सो मच। उनके लहजे में सच्ची खुशी की झलक थी। और घर में सब ठीक है ना? दिन में 2 बार बात होती है तुम्हारी उससे, अब भी मुझसे पूछ रहे हो? इट्स नॉट फेयर, मैंने सबका पूछा है। उसकी चीखनुमा आवाज पे तलाल पूरे दिल से हंसे। हाँ सब ठीक है। कितने बजे की फ्लाइट है कल? सुबह 10 बजे। चलो भी ठीक है, आई एम वेटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। दाइम में आने वाले बदलाव को वो अच्छे से महसूस कर रहे थे, लेकिन जिस वजह से वो बदला था, कुछ दिन पहले वो वजह उन्हें किसी सूरत काबिले कबूल ना थी, मगर आज वो तलाल को अपने बाकी बच्चों की तरह अजीज होती जा रही थी। कल दाइम आ रहा है 10 बजे की फ्लाइट से। सारिम तुम उसे पिक करना एयरपोर्ट से, अदन को मत बताना। उनकी बात पे नेहा और सारा के फौरन कान खड़े हुए। दोनों के दरमियान मुस्कुराती नजरों का तबादला हुआ। ओके डैडी, मैं ले आऊंगा, बस जल्दी से वो आ जाए, फिर हम अली की तरफ चलेंगे। हाँ चलेंगे, अली को इन्फॉर्म कर देना पहले। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर उसे बता दिया तो उसने कहना है तुम लोग रुको, हम सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं। बेहतर है बगैर बताए ही चलेंगे। मेरा ख्याल है तुम घर में रुको, हम सब जाएंगे। तलाल ने शरारत से कहा। फिर क्या फायदा, मैंने तो वहां जाके गाने के लिए एक टप्पा भी याद कर लिया है। सारा और नेहा उन्हें बातें करता छोड़कर उठ के चली गई। कौन से वाला याद किया है? अदर ने सीढ़ियां उतरते पूछा। आया लाड़िए नी तेरा सह रहा वाला। ये तुमने अली को जाके कहना है? तलाल ने सदमे के मारे पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, इट्स सरप्राइज, ये बाद में बताऊंगा। बस आप इतना याद रखें कि आपके शादीशुदा बेटे से बड़ा बेटा भी अब शादी के काबिल हो गया है। वो तलाल को मुस्कुराता छोड़कर एक बार फिर टीवी स्क्रीन पे चलने वाले पंजाबी गाने सुनने लगा। So मेरे अजीज लिसनर्स, that was the end of episode 4 of the novel इश्क की पहली मंजिल। Hope that you like it। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।